यह निश्चित रूप से इस साल की सबसे जबरदस्त। उसने निंजा की कठिन ट्रेनिंग की है, इसलिए उसकी ताकत अब आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। एक दिन कुछ घमंडी बदमाश लड़के उसके सामने आकर उसे उकसाने लगे और उस एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन मुख्य पात्र ने कुछ ही पलों में सबको पीट पीट कर नदी में फेंक दिया। आखिर में वे सब शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। मामला शांत होने के बाद आसपास के छोटे छोटे उनसे पिटने के बाद शायद वे दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सब कुछ शांत होने के बाद मुख्य पात्र घर लौट गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसके गुरु ने उसे जोरदार डांट लगाई। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें ये निंजा कलाएं लोगों से लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाई थी। मुख्य पात्र ने लापरवाही से कहा, निंजा तो पुराने जमाने का हिंसक संगठन था। तभी गुरु ने एक निंजा तलवार निकाली और बोले, यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली देकर कहा, यह तो बस एक कुंद तलवार है। यह सुनते ही गुरु पूरी तरह गुस्से में आ गए। उन्होंने उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दी और लड़ते लड़ते घर का दरवाजा टूट गया। उसी समय वह कौवा उड़कर आया जिसकी मदल में एक काली बिल्ली घायल पड़ी है। यह सुनते ही मुख्य पात्र तुरंत जंगल की ओर भागा। वहाँ उसने एक घायल छोटी काली बिल्ली को पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह उसे घर ले आया और उसका इलाज किया। जब काली बिल्ली की आंख खुली तो उसने देखा कि मुख्य पात्र उसकी बातें समझ सका है। वह इतना हैरान हुआ कि तुरंत डरकर बिस्तर के नीचे छिप गया। मुख्य पात्र ने अपना गुप्त हथियार निकाला, स्वादिष्ट कैटफर। उसे देखते ही रहस्यमयी प्राणी था जो हजारों वर्षों से जीवित था। इस समय कुछ दूसरे रहस्यमयी प्राणी उसका पीछा कर रहे थे। उसे खुद भी पूरी वजह नहीं पता थी। कुछ समय पहले ही वह संयोग से फिर से जागा था। इसके बाद एक रहस्यमयी संगठन उसकी शक्ति पर नजर रखने लगा और उसे अपने संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन लुओहो ने साफ मना कर दिया। उसे उन लोगों से नफरत ही जो दूसरों की ताकत का सहारा लेकर घमंड करते थे। इसी वजह से वे लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे। उसकी बात सुनकर मुख्य पात्र बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि लुओहो की सोच उसकी अपनी सोच से बहुत मिलती है। इसके बाद उसने लुओहो को आराम से गर्म पानी से नहलाया। उसे नहलाते समय उसे अपने बचपन का पाला हुआ कुत्ता याद आ गया। वह कुत्ता दांत के साथ साथ अपने सारे दुख भी धो डालो। वह हमेशा उसे यह भी सिखाता था कि सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह वही काम है जो केवल वह कर सकता है। रात बहुत जल्दी हो गई। अपने सामने बैठे इस दयालु और मददगार लड़के को देखकर लुओहो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वह मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने आधी रात को चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया। लेकिन मुख्य पात्र वैसे भी दूसरों के मामलों में मदद करने के लिए जाना जाता था। वह इतनी बुरी तरह घायल लुओहो को अकेले जाने कैसे देता? लुओहो ने कहा, मुख्य पात्र गुस्से वाले हजारों वर्षों की शक्ति और अपनी आत्मा पूरी तरह मुख्य पात्र के शरीर में प्रवाहित कर दी। दोनों एक सहजीवी रूप में एक हो गए। यह देखकर चौथी बार में उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब जीरो को फिर से होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसके साथ जो व्यवहार किया गया था वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बेहोशी की हालत में उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया गया था। लाल बालों वाली महिला एजेंट आइका उसे पैर से पकड़कर घसीटे हुए वार्ड तक लाई थी। उसने जरा भी परवाह नहीं की कि वह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। होश में आते ही जीरो के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने नीचे देखा तो उसकी छाती पर एक काला निशान बना हुआ था। यही निशान इस बात का प्रमाण था कि अब वह और लुओहो एक हो चुके हैं। उसी समय अपने आप को क्राफ्ट सीक्रेट ब्यूरो का सेक्शन चीफ बताने वाले शिबा रियोस के कमरे में आए। उन्होंने बिना किसी घुमाव के सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, सीक्रेट ब्यूरो आधुनिक समय के निंजा गुप्त संगठन जैसा है। हमारा रोज का काम जासूसी करना, लोगों की सुरक्षा करना और रहस्यमयी प्राणियों पर नजर रखना है। कई साल पहले हमने खुद लुओहो को सील किया था। कुछ समय पहले एक रहस्यमयी दैत्य संगठन ने हमारे ठिकाने पर हमला किया और जबरदस्ती लुओहो को जगा दिया। यही वजह है कि उसके जागने के बाद से लगातार उसका पीछा किया जा रहा है। फिर शिबा रियोस्के ने साफ कहा, अब तुम और लुओहो पूरी तरह एक हो चुके हो। तुम दोनों की जिंदगियां अब एक दूसरे से बंध चुकी हैं। फिलहाल किसी को भी यह नहीं पता कि तुम दोनों को अलग कैसे किया जाए। जब तक कोई तरीका नहीं मिल जाता तुम्हें हमारी निगरानी में रहना होगा। पुलिस को पहले ही तुम्हारे बारे में लापता व्यक्ति की सूचना दे दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तुम्हारी नजरबंदी है। इतना कहकर उन्होंने उसके लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान छोड़ दिया। साथ ही बताया कि अगले दिन उसे एक विशेष सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा। इसके बाद वे वहां से चले गए। जीरो जितना सोचता गया उसे उतना ही अजीब लगा। यह किसी भी तरह सुरक्षा नहीं थी, यह तो साफ तौर पर कैद थी। उसी समय लुओहो ने भी कहा, दोनों पक्षों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीक्रेट ब्यूरो ने पहले मुझे सील किया था। वे कभी भी सच में हमारा भला नहीं चाहेंगे और जो रहस्यमयी दैत्य संगठन मेरा पीछा कर रहा है वह भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस समय हम दोनों दो दुश्मनों के बीच फंसे हुए हैं। बहुत सोचने के बाद जीरो ने फैसला किया कि वह यूं ही चुपचाप यहाँ नहीं रहेगा। कम से कम उसे एक बार घर जाकर अपने परिवार को बताना होगा कि वह सुरक्षित है, वरना वे उसे सचमुच लापता समझेंगे। उसने तुरंत अपने कौवा दोस्तों को बुलाया। कौओं के झुंड ने चारों तरफ उड़कर पहरेदारों का ध्यान भटका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर जीरो चुपचाप अस्पताल से निकल भागा। उसकी हर हरकत एक प्रशिक्षित निंजा की तरह तेज और सटीक थी। वह बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था उसके दादाजी उसके पीछे आ खड़े हुए। जीरो के कोई बहाना बनाने से पहले ही उसके दादाजी ने उसे संदिग्ध व्यक्ति समझकर सीधे हमला कर दिया। असल में शिबा रियोस्के पहले ही उनके घर आ चुके थे और सारी बात उन्हें बता चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जीरो को पता चला कि उसके दादाजी भी कभी क्राफ्ट सीक्रेट ब्यूरो के सदस्य रह चुके थे। अब उसे समझ में आया कि बचपन से उसके
दादाजी ने उस पर इतनी कठोर ट्रेनिंग क्यों की थी? उनके शरीर से निकलने वाली तेज आभा इसे साफ साबित कर रही थी। दादाजी बिना कुछ कहे उसे एक खाली मैदान में ले गए। उन्होंने कहा, यहाँ कोई बीच में नहीं आएगा। इतना कहते ही उन्होंने सीधा उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उन्होंने साफ कहा, मुझे शक है कि लोहो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर भविष्य में तुम किसी राक्षस में बदलकर लोगों के लिए खतरा बनने वाले हो तो उससे पहले मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा अंत कर दूंगा। इसके बाद दादाजी ने बिना किसी दया के लगातार जानलेवा हमले करने शुरू कर दिए। ये वही तकनीकें थीं जिनका इस्तेमाल वे पहले दुष्ट प्राणियों से लड़ने के लिए किया करते थे। जीरो के पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी लड़ाई में वह लगातार दबा रहा। यह देकर लोहो से रहा नहीं गया। वह अपनी शक्ति देकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जीरो ने तुरंत उसे मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि लोहो फिर से अपनी जान जोखिम में डाले। लड़ाई के दौरान दादाजी को जीरो का बचपन याद आने लगा। उन्हें याद आया कि बचपन से ही यह लड़का बहुत जिद्दी था। एक बार पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाने के लिए वह लगभग नीचे गिर गया था। हालांकि वे हमेशा उसे डांटे थे, लेकिन हर बार उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में पकड़ लेते थे। उन्होंने हमेशा उसे सिखाया था कि मजबूत बनो, लेकिन अपनी जान को दांव पर मत लगाओ। उन्हें लगा था कि बड़ा होने पर वह बदल जाएगा, लेकिन आज भी उसकी जिद बिल्कुल वैसी ही थी। जीरो बार बार गिरता रहा, लेकिन हर बार दांत भींचकर दोबारा खड़ा हो जाता। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने मुसीबत मोल ली है। मुझे यह भी पता है कि मैं किस दुनिया में कदम रख चुका हूँ, लेकिन लुओहो को बचाने का मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। यह फैसला मैंने खुद लिया था। इसका परिणाम भी मैं खुद ही भुगतूंगा। और अब मैं अकेला नहीं हूँ। चाहे इंसान हो या दैत्य, वह मेरा साथी है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अपने पोते की आंखों में यह अटूट दृढ़ता देकर दादाजी आखिरकार रुक गए। उन्होंने अपना सिर ढकने वाला कपड़ा उतार दिया और हार मान ली। हालांकि उनके मुंह से अब भी निकला बेवकूफ लड़का, लेकिन उनके दिल ने जीरो के फैसले और उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया था। उस रात घर लौटकर जीरो गर्म पानी से नहाने लगा। पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से वह बार बार दर्द से कराह रहा था। पास बैठा लुओहो हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इस बार जीरो अचानक गंभीर हो गया। उसने पहले दिन में गुस्सा करने के लिए लुओहो से माफी मांगी। फिर उसने गंभीरता से कहा, आगे से अपनी जान को दांव पर मत लगाना। जिस जिंदगी को मैंने इतनी मुश्किल से बचाया है, उसे दोबारा यूं ही मरने मत देना। उधर दादाजी भी खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने अगले दिन के लिए सुरक्षा वाहन की व्यवस्था शुरू कर दी। एक नई हलचल उनकी ओर बढ़ रही थी।